Hello friends, in this video we will talk about T.S. Eliot, one of the famous writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. Let's talk about T.S. Eliot. This is our second video on T.S. Eliot. So please watch my last video so that you can understand the T.S. Eliot better. So let's talk about T.S. Eliot. He was born in 1888 and he was died in 1965. Let's do the quick revision. तो स्टार्ट करते हैं. ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका एंड सेटल इन इंग्लैंड इन 1940. फेबर एंड फेबर कंपनी उन्होंने खोली थी. हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज़्म से भी इंस्पायर्ड थे. एंड रियल नेम जो उनका था थॉमस टर्न्स इलियट. यू हैव टू रिमेंबर द रियल नेम्स आल्सो. तो ये मेजर थीम जो इनके रखते थे वो थे पोएम लिखते थे, ड्रामा एंड क्रिटिकल एसेस जो ये जॉनरास में लिखते थे. एंड एपिग्राफ, इनका फेमस एपिग्राफ है इन माई एंड इज़ माई बिगनिंग. मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत है. एंड द फर्स्ट वर्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट वर्क इन अ लास्ट वीडियो. तो मेरी पहले की वीडियोस आप ज़रूर देखें. द फर्स्ट वर्क इज़ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक. ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसको बोला जाता है प्रूफरॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस. और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है. तो इसमें जो कोट्स है वो आपको याद रखने हैं. सारे कोट्स याद रखने हैं क्योंकि कोई सा भी कोट्स आ जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है. फेमस लाइंस है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी. तो ये इसकी फेमस लाइंस है. नेक्स्ट वर्क हमने लास्ट वीडियो में किया था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. ये वर्क भी हमारा कंप्लीट है. लास्ट वीडियोस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो डोंट वरी, सारा आपका पोर्शन सारा आपका कवर होगा सिलेबस. तो ये था पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी जो हेनरी जेम्स की नॉवल पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो सेम नाम से लिखी थी उन्होंने, उसी में से इसका भी टाइटल लिया गया है. तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में ये लिखी गई है. द नेक्स्ट थर्ड वर्क इज़ गिरेंशन. तो ये भी हमने कर लिया था गिरेंशन. तो लास्ट वीडियोस में इट मीन्स लिटिल ओल्ड मैन. तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द वेस्टलैंड. वेस्टलैंड आज हम नहीं करेंगे. वेस्टलैंड तो बहुत लेंथी है, उसके लिए एक पूरी वीडियो चाहिए और इसके 5 सेक्शंस है. बहुत ही टाइम लगेगा क्योंकि बहुत अच्छे से हमें करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है टी.एस. इलियट का. तो लेकिन आज हम इनके जो बाकी वर्क्स हैं वो कर लेते हैं. वेस्टलैंड एक दिन आराम से ये सारे वर्क्स होने के बाद में हम करेंगे. कल या परसों में वेस्टलैंड भी हम शुरू कर देंगे. द नेक्स्ट is the Hollow Man. So today we'll discuss about the Hollow Man. The Hollow Man and it was published in 1925 में ये publish हुआ था. And Hollow Man means being spiritually and morally empty. मतलब दिमाग से spiritually और morally दोनों तरफ से खाली होना. ठीक है. And the title has been taken from 2 places. तो टाइटल कहाँ से लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत बार यही चीज़ें कंफ्यूज करती है. हम सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं, ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ कहाँ से उन्होंने क्यों उठाई थी, क्यों लिखा था, क्या किया था. तो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो टाइटल है जो वहाँ से लिया गया है विलियम मॉरिस के वर्क से लिया गया है जो उन्होंने लिखा था हॉलो लैंड के नाम से. विलियम मॉरिस ने क्या लिखा था? हॉलो लैंड. और रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था द ब्रोकन मैन. तो इन्होंने क्या किया है, हॉलो का हॉलो उठा लिया विलियम मॉरिस का और रुडयार्ड किपलिंग का मैन उठा लिया. तो हॉलो मैन बन गया ना, हॉलो मैन. तो इसीलिए मैंने ये एरो दिया है हॉलो मैन. तो इन्होंने यहाँ से अपना टाइटल उठाया है द हॉलो मैन. और कंबाइन दिस टू वी गेट हॉलो प्लस मैन. एंड इट हैज़ गॉट 4 एपिग्राफ्स. इसके क्या है 4 एपिग्राफ्स है. आपको याद रखना है. फर्स्ट एपिग्राफ है इज़ फ्रॉम जोसेफ कॉनरैड, हार्ट ऑफ डार्कनेस. जो कैरेक्टर कर्स है ना वहाँ से ये लिया गया है, हार्ट ऑफ डार्कनेस से जोसेफ कॉनरैड के. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन से एपिग्राफ इन्होंने कहाँ से लिए हैं. तो ये चारों एपिग्राफ्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. द फर्स्ट इज़ जोसेफ कॉनरैड के हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है. गन पाउडर ट्रेजर 1605 से लिया गया है. द नेक्स्ट एपिग्राफ, द थर्ड एपिग्राफ जूलियस सीजर बाय शेक्सपियर से लिया गया है. जो शेक्सपियर ने लिखा था ना जूलियस सीजर, तो वो
ये वहाँ से लिया गया है। और डेंटे इसके डिवाइन कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी फेमस वर्क है डेंटे का, तो वहाँ से इन्होंने इसका ये 4 एपिग्राफ्स आपको याद रखने हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने अपना एपिग्राफ लिया है। तो इसकी फेमस लाइन्स देख लेते हैं। लाइन्स इज, दिस इज द वे वर्ल्ड एंड्स नॉट विथ ए बैंग बट ए वेम्पायर। दिस इज द वे वर्ल्ड एंड्स नॉट विथ ए बैंग बट विथ ए वेम्पायर। तो ये थे इनके फेमस लाइन्स। आपको ये लाइन्स बच्चों याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। सारी चीज़ें जो इसमें दी जा रही है बहुत ही शॉर्टकटिंग करके, बहुत सोच समझ के, बहुत ही पूरा वर्क करके इस पर फिर दी जाती है, तो इसीलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो फेमस लाइन्स कहाँ से है, कौन से एपिग्राफ में उन्होंने कहाँ कहाँ से उठाया है, तो आपको ये याद करना है। एंड द पोएम यूजेस 4 मेन सोर्सेस ऑफ टेक्स्ट। तो 4 मेन सोर्सेस हमने देख लिए हैं, एंड ऑल दिस 4 टेक्स्ट एज एपिग्राफ। तो सारे इन्होंने टेक्स्ट किस लिए यूज़ किए हैं, एज एन एपिग्राफ, एंड दे ऑल शो हिज क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। तो ये सारे जो इन्होंने सोर्सेस लिए हैं वो हमें दिखाते हैं कि कैसे ये मॉडर्निटी के साथ एक बहुत ही अच्छे क्रिटिक भी है। सो द इंग्लिश गन पाउडर प्लॉट प्रोवाइड इलियड विद द फिगर ऑफ स्ट्रॉ मैन। तो जो गन पाउडर का है, जो इन्होंने लिया है 1605 वाला प्लॉट, तो उसमें हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने एक स्ट्रॉमैन यूज़ किया है, सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न पीपल। तो कैसे लोग आजकल धार्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने अपने इसमें दिखाया है कि सिंबल जो स्ट्रॉमैन का वो यूज़ किया है कि एज ए स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न पीपल। तो मॉडर्न पीपल क्या है, आजकल और कहीं भटकते जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को भूलते ही जा रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने बात करी है। द नेक्स्ट वर्क इज जूलियस सीजर, शेक्सपियर का वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है शेक्सपियर का जूलियस सीजर। तो इन्होंने जूलियस सीजर हिंट्स एज ए डेसोल्यूशन विच नेसेसरीली फॉलो पीरियड ऑफ सोशल। ओके, तो इन्होंने ये यूज़ किया है। एंड T.S. Eliot शोइंग द सिमिलैरिटी बिटवीन द जूलियस सीजर एंड ब्रिटेन एज ए नेशन। तो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं जूलियस सीजर और ब्रिटेन एज ए नेशन में, एंड सेज दैट हाउ ब्रिटेन हैज़ नाउ प्रोग्रेस एंड नाउ इट विल हैव द पीरियड ऑफ डेसोल्यूशन। तो कैसे ब्रिटेन जो है प्रोग्रेस कर रहा है, एंड इट विल नाउ द पीरियड ऑफ डेसोल्यूशन, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, कैसे वो गिरता जा रहा है, वीरानी जगह बनता जा रहा है। तो उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कंपेयर किया है ब्रिटेन को एज ए नेशन जूलियस सीजर के साथ, शेक्सपियर के जूलियस सीजर के साथ। द नेक्स्ट इज फ्रॉम डेंटे डिवाइन कॉमेडी इलियड क्लीन the fight of modern soul which turn away from reality rather than confronted। तो इन्होंने इसमें बात करी है सामना, जो रियलिटी से वो सामना ना करके भागते ही जा रहे हैं, रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं मॉडर्न जो सोल है वो टर्न अवे फ्रॉम द रियलिटी रेदर देन कन्फ्रंटेड, उसका सामना करने के बदले वो वहाँ से अपने आप को दूर रख रहे हैं, जो मॉडर्न मैन है। एंड डेंटे डिवाइन कॉमेडी जो है टॉक्स अबाउट ए जर्नी ऑफ ए मैन फ्रॉम हेवन अर्थ एंड हेल। तो इसमें हम जो डेंटे डिवाइन कॉमेडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि एक इंसान की जर्नी देखेंगे, हेवन से, अर्थ से, हेल से, एंड देन टू हेल, एंड द सेम काइंड ऑफ जर्नी इज़ रिफ्लेक्टेड इन द वेस्टलैंड एंड हॉलो मैन। तो सेम तरह की जर्नी इन्होंने T.S. Eliot ने वेस्टलैंड में भी दिखाई है और हॉलो मैन में भी दिखाई है। जो वेस्टलैंड के हम 5 सेक्शंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि T.S. Eliot की जो वर्क है वो कैसे डायरेक्टली रिलेट हो रहा है डेंटे डिवाइन कॉमेडी से। तो ये दोनों इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं काइंड ऑफ जर्नी जो उन्होंने उसमें दिखाई थी डेंटे ने डिवाइन कॉमेडी में, वही ये दिखाना चाह रहे हैं। देन जोसेफ कॉनरेड कैसे है इनमें एपिग्राफ में लिंक, जोसेफ कॉनरेड ने क्या लिखा था, हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था। देयर इज ए कैरेक्टर कर्स हमने देखा था, हु सिंबलाइजेस द डिग्रेडेड मॉरल सेंसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन काइंड। तो उसमें जो कैरेक्टर कर्स था वो डिग्रेडेड मॉरल सेंसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन काइंड का एक सिंबल था ना, तो वही इसमें दिखाया गया है। एंड हॉलो मैन स्टार्क एज ए क्रिटिसिज्म फॉर मॉडर्न सोसाइटी। तो ये एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी को,
and modern society populated as it is a empty shell of people. तो बोल रहे हैं कि भैया ये तो बिल्कुल खोखली लोग आ गए हैं अब धरती पे, shell of people who lack spiritual substance and ultimately it leads to the downfall of the human society. तो इनमें ना ही तो भगवान के लिए कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ है, ना ही इसीलिए ये क्या है डाउनफॉल की तरफ जाती जा रही है। क्या है? ह्यूमैनिटी हिमसेल्फ, अपने आप एक डाउनफॉल मतलब गिरता ही जा रहा है लेवल इंसान का आज के टाइम पे। तो बोलते हैं ना कलयुग आ गया, अब आदमी ये वो, तो वही चीज़ें इसमें टी.एस. इलियट दिखा रहे हैं कि कैसे डाउनफॉल हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने फेमस लाइन्स लिखी है, दिस इज़ द वे वर्ल्ड एंड्स नॉट विथ ए बैंग बट विथ ए वैम्पायर। तो वैम्पायरों से ख़त्म होगा ये दुनिया। तो ये इन्होंने इसमें दिखाया है कि कैसे कैसे डाउनफॉल होता जा रहा है, इंसानियत ख़त्म होती जा रही है धरती से। तो ये इनके वर्क में जो मेन जो इनका आइडिया था वो यही था, डिग्रेडेशन दिखाना है ह्यूमैनिटी का। ओके, तो इन्होंने इसीलिए ये 4 एपिग्राफ्स लिए थे जिसमें जो इन्होंने इसमें यूज़ किए हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, इन्होंने इसमें द हॉलो मैन में मतलब खाली एक खोखला शरीर बनता जा रहा है जिसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, जिसमें एक इंसानियत नहीं है, उस टाइप का इंसान बनता जा रहा है। तो ये था द हॉलो मैन बाय टी.एस. इलियट। द नेक्स्ट इज स्वीने एगोनिस्टस। स्वीने एगोनिस्टस, तो ये वर्क है टी.एस. इलियट का एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1926 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए वर्स ड्रामा है, इनकम्प्लीट रखा है इन्होंने, इनकम्प्लीट रखा और दूसरे वर्क में इसी को इन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश करी। दूसरे वर्क में इन्होंने इसी का जो नाम इसका यूज़ किया स्वीने एग्नोस्टिस का और उसमें कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 1926 में इसको इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट वर्क की तरफ जाते हैं, ऐश वेडनेसडे। तो ऐश वेडनेसडे क्या है? 1930 में पब्लिश हुआ था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1930 एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्शन पोयम। इसे एक परिवर्तन का भी एक कविता बोली जाती है। व्हेन टी.एस. इलियट रोट ऐश वेडनेसडे ही कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। जब इन्होंने ये चीज़ लिखी थी ऐश वेडनेसडे, इन्होंने एंग्लिकनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, कैथोलिक को छोड़ के। एंड ही वॉज ए कैथोलिक एंड ही वॉज इन अमेरिका। तो कैथोलिक थे, अमेरिका में थे। देन ही फाइनली शिफ्टेड टू इंग्लैंड। उसके बाद में ये इंग्लैंड वापस आ गए थे एंड देन इन 1930 ही कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। और 1930 में ये कन्वर्ट हो गए थे किसमें? एंग्लिकनिज्म में। तो जो कैथोलिक चर्च थी उसको कौन चलाते थे? पोप चलाते थे, जो रोम के जो मेन हेड थे वो चलाते थे। लेकिन इन्होंने उसके बाद में ये दूसरी चर्च बनाई थी, किसने? हेनरी 8 के टाइम पे। तो इन्होंने उसको अपना लिया था, कन्वर्ट हो गए थे एंग्लिकनिज्म में। एंड इन दिस पोयम ऐश वेडनेसडे ही इज़ टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो इस पोयम में ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्रिश्चियनिटी। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज कन्वर्शन पोयम। और इसी वजह से इसे एक कन्वर्शन पोयम भी बोला जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि कन्वर्शन पोयम कौन सा है टी.एस. इलियट का, तो आपको याद रखना है कौन सा है? ऐश वेडनेसडे इज़ द कन्वर्शन पोयम बाय टी.एस. इलियट। ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लॉन्ग पोयम ही रोट। तो ये उनका एक फर्स्ट लॉन्ग पोयम है जो उन्होंने लिखा है, कन्वर्टिंग टू द एंग्लिकन चर्च, आफ्टर कन्वर्टिंग टू द एंग्लिकन चर्च। एंड ऐश वेडनेसडे मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें जो हमने एंग्लिकनिज़म और क्रिश्चियनिटी पे, हमने कैथोलिक चर्च पे, एंग्लिकन चर्च पे बनाई थी। तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। बच्चों हर चीज़ मैं पीछे से पीछे जा के आपको समझाऊंगी तो वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सिक्वेंशियली पढ़ेंगे तो बहुत ईजी रहेगा कि एंग्लिकन चर्च और कैथोलिक चर्च क्यों अलग हुई। पहले कैथोलिक चर्च ही थी, एक ही चर्च थी। एंग्लिकन चर्च क्यों बनी? क्योंकि जो हेनरी 8 थे उनको शादी करनी थी और पोप जो परमिशन नहीं देते थे एक से ज़्यादा दूसरे से शादी करने के लिए। तो उनकी 2 लड़कियां हुई थी, इलिज़ाबेथ एंड मैरी। उसके बाद में उन्होंने तीसरी शादी करी बेटे के लिए और एडवर्ड हुए थे। तो ये पूरी जो है मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बता रखा है सारी, जब हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी
इसकी इंग्लिश लिटरेचर की, ब्रिटिश लिटरेचर की, तो हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो इसीलिए आप लास्ट वीडियोस सिक्वेंशली देखेंगे तो आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और लिटरेचर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिंक करके पढ़ते हैं तो हमें याद भी रहता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चीज़ों को लिंक जो मैंने दे रखा है वो सिक्वेंशली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ऐश वेडनेसडे मीन्स इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द 40 डेज लेंथ। तो ऐश वेडनेसडे का मतलब क्या होता है? जो 40 डेज का लेंथ पीरियड होता है, इट इज़ ए टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेक्रीफाइस, रिपेंटेंस का टाइम है इन मैनी डिमोशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये आपको याद रखना है। ये इस पीरियड को बोलते हैं फर्स्ट ऑफ 40 डेज, मतलब विध्वंस कैसे हुआ था क्रिश्चियनिटी का, वो 40 डेज का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट लाइक वी हैव रोज़ा, जब रोज़ा रखते हैं ना, ये वो ईद आने से पहले रोज़ा रखते हैं, वैसे ही 40 डेज का टाइम पीरियड होता है जिसमें हम सेल्फ सेक्रीफाइस रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, अपने आप को देखना है, सेल्फ रिपेंटेंस की बात करते हैं, एंड डिमोशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं। जस्ट लाइक वी हैव रोज़ा, डिफरेंट काइंड ऑफ रिचुअल्स है इन इंडियन सोसाइटी, जैसे मुस्लिम्स में है, कम्युनिटी में है, इन क्रिश्चियनिटी में भी उसी तरीके से है। 40 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। तो उसमें ये जो क्रिसमस से पहले का, तो उसमें ये अपना सेल्फ सेक्रीफाइस और सेल्फ रिपेंटेंस की बात करते हैं। तो द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस। तो पोएम 6 सेक्शंस में डिवाइड है दैट डील विद स्पीकर एस्पिरेशंस टू मूव फ्रॉम द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल डेस्पेयर टू स्पिरिचुअल सैल्वेशन की तरफ जाने के लिए ये प्रेरित करते हैं। And it is clear that the speaker feels that the world around him is full of darkness. तो इसमें हमें अच्छे से दिख रहा है कि जो स्पीकर वो है फील कर रहे हैं कि जो उनके आसपास जो भी वर्ल्ड है वो क्या है, फुल ऑफ डार्कनेस, सब कुछ अंधेर अंधेर हो रखा है, एंड एम्प्टीनेस, सब कुछ खाली खाली है। एंड सो ही सेट टू रिजेक्ट ऑल वर्ल्डली परस्यू एंड ही कम टू रियलाइज दैट his humanness, and unlike that of Virgin Mary, he finally decided that he should also surrender himself to God. तो सारी चीज़ों से दुखी दखी हो आके ये सोचते हैं कि मैं अब भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, भगवान की उसमें आस्था में लीन हो जाऊंगा, पाप मुक्त हो जाऊंगा, लाइफ टू ए सेल्फ रिडेम्पशन तो की ओर ले जाऊंगा। तो सरेंडर हिमसेल्फ टू गॉड एंड टू ए लाइफ ऑफ रिडेम्पशन, पाप मुक्त की तरफ ले जाऊंगा। तो ये इन्होंने इसमें कन्वर्जन की बात करी है, जो उन्होंने टोटली अपने आप को एज ए सरेंडर भगवान की तरफ करके हमें बताया है। तो नेक्स्ट है वर्क इनका द रॉक। द नेक्स्ट वर्क है द रॉक। लेट्स स्टार्ट। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1934 में पब्लिश हुआ था, एंड इट इज़ ए पेजेंट प्ले है ये। एंड कोटेशंस आपको याद रखना है। आई कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ द ऑथर ऑफ द प्ले बट ओनली द वर्ड्स विच आर प्रिंटेड हियर। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं भैया इस प्ले का ऑथर हूँ, बस मैं इतना ही कहूँगा, बट ओनली ऑफ द वर्ड्स विच आर प्रिंटेड है, जो बस ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, मैं उसी का ऑथर हूँ, और मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं किसी चीज़ का नहीं हूँ। मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करता कि मैं इस प्ले का ऑथर हूँ। तो ये आपको याद रखना है। द रॉक में लाइंस जो है इन्होंने दी है, एंड इट वाज रिटन एज ए पार्ट ऑफ कैंपेन। ये क्या है, कैंपेन के दौर पे लिखा था उन्होंने कि टू असिस्ट 45 चर्चेस फंड, ताकि उनका फंड मिल सके, सो दैट दे कैन बिल्ड न्यू चर्चेस, ताकि वो नई चर्चेस बना सकें। तो ये कैंपेन चलाई थी टी.एस. इलियट ने, ओके, द रॉक के नाम से। तो उसमें ये लाइन है, आई कैन नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज द ऑथर ऑफ द प्ले बट ओनली वर्ड्स विच आर प्रिंटेड हियर। तो इन्होंने एक कैंपेन में ये चीज़ें लिखी थी, जो उनको चंदा चाहिए था 45 चर्च को रीबिल्ड करने का, ताकि वो न्यू चर्च बना सके। तो उसके लिए इन्होंने ये कैंपेन चलाई थी, फंड मांगने के लिए, ओके। एंड द नेक्स्ट इज मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1935 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ आल्सो ए वर्स ड्रामा है ये, जस्ट लाइक स्विग्ने एग्नोस्टिस, जैसे कि स्विग्ने एग्नोस्टिस था ना जो इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ा था, उसी तरीके से ये भी एक वर्ड्स ड्रामा है। इट टॉक्स अबाउट द एसिसिनेशन ऑफ आर्चबिशप
Thomas Becket in Canterbury Cathedral during the reign of Henry II in 1170। तो ये जैसे कि कैंटरबरी टेल्स हमने देखा था ना, कैसे वो थॉमस बकेट पे उधर जाते हैं कि जो पिलग्रिम्स होते हैं वो जाते हैं, तो उसी टाइप से इन्होंने उसी को लेते हुए इन्होंने इसमें बात करी है जो हेनरी टू के रिजाइन में था एंड इन 1170 में ये हुआ था। एंड इट डील्स विथ हाउ इंडिविजुअल अपोजेस सोसाइटी, तो कैसे जो लोग हैं वो अपोज करते हैं इस सोसाइटी को, ये भ्रमित करने वाली सोसाइटी को। तो आगे के वर्क्स हम कल करेंगे। फैमिली रीयूनियन हमारा पेंडिंग है, 4 क्वार्टेंट्स करेंगे एंड ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैच, और हमारा जो फेमस वर्क है कॉकटेल पार्टी भी कल की वीडियो में करेंगे। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, एल्डरली स्टेट्समैन, ये सारे हम कल की वीडियो में करेंगे। उसके बाद में टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी वेस्टलैंड में एक ही वीडियो में बनाऊं, लेकिन लेंथी बहुत है, शायद अच्छा खासा टाइम लगेगा। फिर भी जल्दी जल्दी, जैसे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं कोशिश यही करती हूँ हर वीडियो में कि बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों के पास इतना फालतू वक्त ही नहीं होता कि वो एक एक वीडियोस को इतना इतना टाइम दे। जो उनको मटेरियल चाहिए होता है उतना ही उनके पास वक्त होता है कि अच्छे से अच्छा उनका रिवीजन फटाफट हो जाए। तो हमारी वीडियोस ऐसे ही है बच्चों, जो आपका फटाफट रिवीजन करवा देगी बिल्कुल, और जो आपको मटेरियल चाहिए वो सारा मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, चैनल जब भी देखें तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करें। कोई डाउट हो तो मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर किया करें वीडियोस। तो प्लीज़ शेयर द वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, तो प्लीज़ स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ें, एक एक स्लाइड को पॉज करके पढ़ें और अपनी अच्छे से नोट्स बनाएं। तो इसमें जो टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा मटेरियल उसी पे अपलोड होगा। अभी जो मटेरियल जो भी होता है बच्चों, तो उसको एक बार देखना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ भी गलत आपके पास जाए वो भी नहीं। शुरू में हमसे हो गया था कि कोई वीडियोस हमने चेकिंग नहीं करते थे, तो इसीलिए गड़बड़ हुई थी। तो ये नहीं चाहते कि अभी ऐसा कुछ हो, तो इसीलिए सारी वीडियोस बहुत ही चेक करने के बाद में, एक एक चीज़ पढ़ने के बाद में आप तक पहुंचती है। तो प्लीज़ जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।